सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस एंड एज वेल एज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेप्टिलिया के बारे में डिस्कस किया था। जो भी सरीसृप वर्ग के सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुणधर्म पाए जाते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जैविक प्रक्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स की बात करें तो आपको पता है कि रेप्टिलिया जो है क्या होता है, क्लास कंसीडर किया जाता है। तो इसे बेसिकली जो है आगे या तो सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उपवर्ग में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऑर्डर या फिर गण में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स पढ़ने वाले हैं। और रेप्टाइल्स के वर्गीकरण की अगर बात करें तो यहां पे कितने सब क्लासेस की हम बात करते हैं, मैं आपको पहले ये बता दूं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर कितने सब क्लास होते हैं। देखिए यहां पे रेप्टाइल जो क्लास होते हैं या रेप्टिलिया जो क्लास है, इस क्लास के मेंबर को हम स्टडी करते हैं 5 सब क्लासेस में। कितने सब क्लास होते हैं? मैंने कहा यहां पर 5 सब क्लासेस होते हैं। कितने? मैंने कहा 5 सब क्लासेस होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 सब क्लासेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो फर्स्ट सब क्लास होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या होता है? मैंने कहा हम यहाँ पे 5 सब क्लास पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सभी के कैरेक्टर के बारे में, उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो सब क्लास होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा एनाप्सिडा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एनाप्सिडा कहते हैं। ठीक है, एनाप्सिडा के बाद जो सेकेंड क्लास होता है रेप्टिलिया का सब क्लास जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? यहाँ पे देखिए सब क्लास को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, इसे क्या कहा जाता है? इसे उपवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे उपवर्ग कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एनाप्सिडा फर्स्ट सब क्लास हो गया। सेकेंड सब क्लास जो होता है वो क्या होता है? इसे कहते हैं डायप्सिडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा डायप्सिडा। डायप्सिडा के साथ साथ यहाँ पे थर्ड क्लास जो होता है उसे हम कहते हैं, थर्ड सब क्लास जो होता है इसे क्या कहते हैं? यूरिप्सिडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा यूरिप्सिडा कहते हैं। ठीक है, यूरिप्सिडा के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट सब क्लास जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहते हैं सिनिप्सिडा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो 5 सब क्लासेस मैंने आपको बताए हैं उसको हम 1 बाय 1 लेबल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिनिप्सिडा जो है नेक्स्ट सब क्लास होता है, उपवर्ग होता है। और उसके बाद जो लास्ट सब क्लास होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा पेराप्सिडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा पेराप्सिडा कहा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको 5 प्रकार के उपवर्ग के बारे में, मतलब सब क्लासेस के बारे में बताए हैं जो किस पर्टिकुलर क्लास से संबंधित है। मैंने कहा जो रेप्टिलिया या फिर सरीसृप वर्ग से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 बाय 1 सभी क्लासेस को हम देखते हैं कि हमें एक्चुअली में इन सभी सब क्लासेस को कैसे स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सब क्लास है वो क्या है? यहाँ पे मैंने बताया एनाप्सिडा के बारे में पढ़ना है, डायप्सिडा, उसके बाद नेक्स्ट होता है यूरिप्सिडा, उसके बाद होता है सिनिप्सिडा, और उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट सब क्लास होता है वो क्या होता है? पेराप्सिडा होता है। इन सभी 5 उपवर्गों में से ये कहा जाता है कि ये जो लास्ट के जो मैंने यहाँ पे 3 सब क्लासेस बताए हैं, कौन कौन से? यूरिप्सिडा, सिनिप्सिडा और पेराप्सिडा। ठीक है, इस पर्टिकुलर तीनों ही उपवर्ग में आने वाले जो भी सदस्य होते हैं सरीसृप वर्ग के, वो क्या हो चुके हैं? वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा इसमें आने वाले जो भी सदस्य हैं वो क्या हो चुके हैं? मैंने कहा ये विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त को क्या कहते हैं? बेसिकली ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो इसके जनरल कैरेक्टर्स को हमें स्टडी नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली हम 2 पर्टिकुलर सब क्लास के बारे में स्टडी करने
करने वाले हैं। एक क्या होता है, एक को हम कहते हैं एनाप्सिडा जो हमारा फर्स्ट सब क्लास है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायप्सिडा सब क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट क्लास जो है आप देख रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट क्लास होता है ये क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं एनाप्सिडा के बारे में। देखिए अगर यहाँ पे स्पेशली एनाप्सिडा की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसके बारे में हमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करना होता है मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए इस पर्टिकुलर एनाप्सिडा के लिए क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो मैंने कहा कि इस एनाप्सिडा में बेसिकली जो है टर्टवाइज, टर्टल मतलब कछुए की अलग अलग प्रजाति के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वेरी फर्स्ट पॉइंट होता है कि ये एनाप्सिडा में आने वाले जो भी सदस्य हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, उनके बॉडी जो है वो किससे बने होते हैं, बॉनी प्लेट से बने होते हैं। ठीक है, मतलब अस्थि से बने हुए कुछ एक प्लेट लाइक जो है या फिर कुछ एक पट्टिका नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनसे इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, बना हुआ होता है। तो इनके शरीर पे जो है या फिर इनके शरीर के आउटर सरफेस पे, बाह्य सतह पे जो प्लेट पाए जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ये कहा जाएगा कि देखिए मैंने कहा अगर हम इसके बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी के बाह्य सतह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहां पर बॉनी प्लेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉनी प्लेट्स पाए जाते हैं। ये ऐसे प्लेट्स होते हैं जो बॉन या अस्थियों से निर्मित होते हैं। और अगर हम स्पेशली इस बॉनी प्लेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे जो बॉनी प्लेट होते हैं, तो अगर इनके शरीर पे पाए जाने वाले, हम दो प्रकार के बॉनी प्लेट्स के बारे में अलग अलग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए अगर हम इसके पृष्ठ वाले भाग मतलब इसके डॉर्सल जो सरफेस होता है, ठीक है, डॉर्सल सरफेस जो होता है बेसिकली इस पे पाए जाने वाले हम प्लेट की बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसके वेंट्रल सरफेस मतलब इसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस को कहा जाएगा अधर सतह कहा जाता है। ठीक है, तो इसके डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल इन दोनों ही सरफेस पे पाए जाने वाले हम प्लेट्स की बात करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए डॉर्सल सरफेस को हम क्या कह सकते हैं, को कह सकते हैं कि इसका पृष्ठ सतह। ठीक है, यहां पर मैंने हिंदी में लिख दिया। इसके बाद देखिए वेंट्रल को मैंने क्या कहा, इसे कहा जाता है अधर भाग या फिर अधर सतह कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट होता है। अब देखिए मैंने कहा यहां पर दोनों सरफेस की बात की, अब हम ये कहेंगे कि आखिर डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाले बॉनी प्लेट के लिए कौन सा जो बायोलॉजिकल टर्म है वो यूज किया जाता है। और स्पेशली मैंने कहा यहां पर हम टर्टवाइज, टर्टल, टेरापिन्स जैसे कछुए की प्रजाति की बात करने वाले हैं जो कि यहां पे रेप्टिलिया क्लास के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर इसके डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाले बॉनी प्लेट की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है केरापेस। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा केरापेस। और ये केरापेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे डबल स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने कहा यहां पे केरापेस जो होता है इसके डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाले बॉनी प्लेट्स होते हैं। ठीक है, और हम अगर इसके वेंट्रल सरफेस पे पाए जाने वाले बॉनी प्लेट्स की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा अब प्लास्टेरॉन। क्या कहेंगे इसे कहेंगे प्लास्टेरॉन बोलेंगे। ठीक है, तो प्लास्टेरॉन जो होता है, आप अगर जनरली अगर आपने कभी टर्टवाइज को देखा हो, ठीक है, तो यहां पर उसके जो आउटर सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नेचर का होता है, एज वेल एज थोड़ा बहुत हार्डनेस जो है उसके वेंट्रल सरफेस पे पाए जाने वाले उसके बॉडी सरफेस या उसके जो है प्लेट्स पे देखने को मिलता है। तो यहां पे सबसे पृष्ठ वाले भाग में जो पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, केरापेस कहेंगे। ठीक है, और उसके अदर वाले भाग में जो प्लेट्स पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, प्लास्टेरॉन कहेंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों ही टर्म के बारे में देखा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि एनाप्सिडा क्या होता है। अभी आपने देखा कि एनाप्सिडा एक सब क्लास है। ठीक है, तो इस एनाप्सिडा को आगे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, मैंने कहा इसे जो है मैंने ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इसे मैंने ऑर्डर मतलब इसे मैंने गण में विभाजित कर दिया। और इसमें स्पेशली हम जिस गण के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कौन सा गण होता है, ये होता है बेसिकली इसे कहते हैं किलोनिया। क्या कहते हैं, यहां पर एक गण होता है या फिर ऑर्डर होता है स्टूडेंट, बेसिकली इस गण को, ऑर्डर को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं किलोनिया। ठीक है, और इसी किलोनिया गण में कौन सा सदस्य आता है, मैंने कहा इसमें आने वाले सदस्य को कहते हैं किलोन, जिसे हम टर्टल भी कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखिए हमने यहां पे पहले जो है बॉनी प्लेट्स की बात की है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एनाप्सिडा सब क्लास से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर पर्टिकुलर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे क्या
कहा जाता है कि यहाँ पे स्टर्नम क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा इस पर्टिकुलर सब क्लास में आने वाले सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स में क्या अब्सेंट होता है, क्या अनुपस्थित होता है। मैंने कहा यहाँ पर स्टर्नम क्या होता है, मैंने कहा स्टर्नम अब्सेंट होता है। स्टर्नम के साथ साथ यहाँ पे हम अब्सेंस की बात कर रहे हैं, अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, किसकी, मैंने कहा यहाँ पर टिथ भी जो है अब्सेंट होते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर सब क्लास के मेंबर में क्या अब्सेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर टिथ अब्सेंट है तो टिथ के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर टिथ तो अब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टिथ के स्थान पे, दांत के स्थान पे हॉर्नी शीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हॉर्नी शीट क्या होता है, इसको हम एक प्रॉपर जो है एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा इसके टिथ वाले भाग के स्थान पे, मतलब इसके टिथ के स्थान पे मैंने कहा इस तरह से जो है कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा सपोज ये जॉ है। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, इसका बॉनी सॉकेट है या जॉ है, और जॉ में मैंने कहा हॉर्नी शीट प्रेजेंट होते हैं। हॉर्नी का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये जो हॉर्नी होता है यहाँ पे जनरली कांटेदार के लिए जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हॉर्नी टर्म मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे कांटेदार जो है कुछ संरचनाएं इसके जॉ में इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, और इसीलिए कहते हैं यहाँ पे टिथ तो क्या होते हैं, मैंने कहा टिथ तो अब्सेंट होते हैं, लेकिन टिथ के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी शीट प्रेजेंट होते हैं। कांटेदार जो हैं कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये जॉ है और यहाँ पर इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये जो है स्पाइन से बने हुए शीट जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सारे कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कैरापेस के बारे में बताया था, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें आने वाले जो भी सदस्य होते हैं वो अपने हेड वाले पार्ट को, अपने सिर वाले भाग को क्या कर सकते हैं, ये अपने कैरापेस के अंदर जो है छुपा सकते हैं। ठीक है, दे कैन हेड मतलब बेसिकली क्या कर सकते हैं कि दे कैन हाइड देयर हेड पार्ट। ठीक है, वो अपने जो है सिर वाले भाग को छिपा सकते हैं, किसमें, अपने कैरापेस में। और कैरापेस क्या है, इनके पृष्ठ सतह पर पाए जाने वाला बॉन से निर्मित प्लेट होता है। ठीक है, अब यहां पे हम पहले कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद कुछ और जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए यहां पर अगर हम स्पेशली एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो यहां पे फर्स्ट सब क्लास एनाप्सिडा में आने वाले एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल होता है स्टूडेंट टर्टल। क्या होता है, मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल है टर्टल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जो है इसे कहा जाएगा टर्टोइज। क्या कहेंगे इसे कहेंगे टर्टोइज कहेंगे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जो होता है इसे कहते हैं टेरापिन्स। क्या कहते हैं इसे टेरापिन्स कहते हैं। ये तीनों ही सदस्य एक्चुअली में अलग अलग प्रकार के कछुए के क्या होते हैं, प्रजाति होते हैं, जिसे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली इनके हैबिटेट के बेसिस पे भी इनको नेम प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम स्पेशली टर्टल की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एनाप्सिडा सब क्लास होता है इसे फर्दर हम ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, और जो ऑर्डर होता है हमने यहाँ पे लिया कौन सा, किलोनिया, जिसमें मैंने कहा किलोन आता है। तो बेसिकली ये जो टर्टल है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे किलोन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, टॉर्टवाइज की बात करते हैं तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं, टेस्टुडो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे टेस्टुडो कहा जाता है। अब देखिए मैं इसको बेसिकली यहाँ पे इसके आवाज के आधार पे इन तीनों ही प्रकार के जो कछुए की प्रजाति की बात करते हैं आवाज के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो टर्टल होते हैं जिसे हम किलोन कहते हैं, किलोनिया गण में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं, इसे कहा जाता है ये समुद्री प्रकार के क्या होते हैं, कछुए होते हैं। ठीक है, मतलब ये सी वाटर में पाए जाएंगे। तो समुद्री जो कछुए होते हैं इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा समुद्री कछुए को कहा जाता है टर्टल। ठीक है, स्पेशली अगर हम टर्टवाइज या टेस्टिडो की बात करते हैं तो ये जो टेस्टिडो होता है स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं, ये जल स्थलीय कछुए होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये जल स्थलीय कछुए होते हैं। जल स्थलीय कहने का मतलब ये जो है वाटर में भी रह सकते हैं और ऑन द लैंड टेरेस्ट्रियल नेचर के भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा ये जल स्थलीय कछुआ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करूं जिसे मैं क्या कह रहा हूं, टेरापिन्स बोल रहा हूं, तो ये जो टेरापिन्स होता है इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, टेरापिन्स जो हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कछुए होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा स्वच्छ जल में पाए जाने वाले। ठीक है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो कछुए होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा क्या, टेरापिन्स कहते हैं। ठीक है,
देखिए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप के कछुए की प्रजाति बारे में देखा और इसके आवाज़ के आधार पे हमने सभी कैरेक्टर इसके कॉमन नेम को भी देखा। वन मोर टाइम मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्टल है उसे हम क्या कहते हैं, केलोन कहते हैं। समुद्री कछुआ होता है, सी वाटर में पाया जाता है। टर्टवाइज जो होता है टेस्टिडो कहते हैं, जल स्थलीय प्रकार का कछुआ होता है। टेरापिन जो है स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कछुए होते हैं और ये इडेबल होते हैं। इडेबल का मतलब ये खाने योग्य होते हैं। यहाँ पे खाने योग्य भी इसे हम मान सकते हैं, स्वच्छ जल फ्रेश वाटर में रहता है। कौन सा स्पीसीज, मैंने कहा टेरापिन्स। अब मैंने अभी आपको बताया था केरापेस के बारे में, जिसके अंदर ये अपने सिर वाले भाग को हाइड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे केरापेस के हम शेप मतलब उसके आकार की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे कछुए में हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं कि केरापेस का शेप कैसा होता है। देखिए अगर यहाँ पे हम शेप ऑफ केरापेस की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, अगर स्पेशली शेप ऑफ केरापेस की बात करते हैं तो ये देखिए मैंने कहा ये जो केरापेस है इसका शेप हम स्पेशली 2 प्रकार के कछुए के स्पीसीज में बात करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें टर्टल कि टर्टल प्रकार के या फिर इसे केलोन भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है इसका शेप केरापेस का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्टवाइज जो हैं उसमें पाए जाने वाले डॉर्सल सरफेस पे जो ये केरापेस होते हैं उसका शेप क्या होता है। देखिए ये कहा जाएगा कि ये जो टर्टल होता है स्टूडेंट, इसमें पाए जाने वाले केरापेस का जो शेप होता है वो हृदयाकार होता है। ठीक है, मतलब ये हार्ट शेप होता है। कैसा होता है, मैंने कहा ये हार्ट शेप होता है। ठीक है, हार्ट शेप को कहेंगे हृदयाकार होता है ये। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट द शेप ऑफ द केरापेस इन केस ऑफ टर्टवाइज देन इट इज सेड इट इज ओवल शेप। ये अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये अंडाकार शेप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने केरापेस के बारे में तो स्टडी कर लिया। अब अगेन हम बात करते हैं कि कौन से कछुए की प्रजाति में ये कैरेक्टर पाया जाता है कि वो अपने सिर को केरापेस में ढक सकते हैं। तो ये जनरली मैंने जो ये स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल बताए हैं आपको, कौन कौन से, मैंने कहा ये हैं टर्टवाइज और टर्टल। ठीक है, इन दोनों में ही ये विशेष गुणधर्म पाया जाएगा कि ये अपने हेड वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, ये अपने हेड वाले पार्ट को जनरली केरापेस के अंदर छिपा लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे ये बात करें तो मैंने कहा हेड पार्ट को क्या कर सकते हैं, दे कैन हाइड, वो क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स को हमने जो फर्स्ट सब क्लास है उसी में स्टडी किया है। वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करने वाला हूं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए हैं। इसी ही पर्टिकुलर सिस्टेमैटिक ऑर्डर में आपको इन सभी कैरेक्टर को क्या करना है, लर्न करना है। जिस तरह से मैंने बताया है इसी तरह से आपको सारे लक्षण, सारे इसके जनरल प्रॉपर्टीज को क्या करना है, लर्न करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 बेसिक टाइप ऑफ सब क्लास विच जनरली बिलोंग विद द रेप्टिलिया क्लास, है ना। यहाँ पे लास्ट के जो 3 सब क्लासेज हैं उसके मेंबर विलुप्त हो चुके हैं, तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना। हमें स्पेशली यहाँ पे एनाप्सिडा और डायाप्सिडा के बारे में पढ़ना था। अगर हम यहाँ पे एनाप्सिडा की बात करते हैं तो इसमें जो किलोनिया गण आता है उसमें सदस्य होता है किलोन, और यहाँ पे मैंने इसके बॉनी प्लेट की बात की, केरापेस के साथ साथ प्लास्टरॉन की बात की। इसमें स्टर्नम अब्सेंट है, टिथ अब्सेंट है, बट इन द प्लेस ऑफ टिथ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम हॉर्नी शीट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एग्जांपल मैंने 3 एग्जांपल डिस्कस किए, उनके सामान्य नाम के साथ साथ आपको ये भी बताया कि केरापेस का इन दोनों में शेप क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो सेकेंड सब क्लास है जिसे हम क्या कहते हैं, डायाप्सिडा कहते हैं, उसे पढ़ने वाले हैं कि हमें डायाप्सिडा जो है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर को क्या करना है, लर्न करना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड सब क्लास है इसे हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, विशेष रूप से इसमें आने वाले एग्जाम्पल के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए हमारा जो सेकेंड क्लास है वो क्या होता है, ये होता है डायाप्सिडा। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, डायाप्सिडा जो सब क्लास होता है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए डायाप्सिडा में जनरली हम किस स्पीसीज की, किस प्रजाति की बात करते हैं, जो सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि यहाँ पे स्पेशली हम अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के लिजार्ड की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के लिजार्ड की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लिजार्ड के कौन कौन से स्पीसीज होते हैं, हम इसे डायरेक्टली एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डायाप्सिडा में आने वाले सभी प्रकार के लिजार्ड
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट लिजार्ड होता है हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, विच इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट लिजार्ड। ठीक है, लार्जेस्ट लिजार्ड जो है किसे कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट लिजार्ड जो है किसे कहते हैं हम ये देखेंगे, एज वेल एज यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो फ्लाइंग लिजार्ड होते हैं, जो कि यहाँ पे उड़ने में सक्षम होते हैं, दे कैन फ्लाई। ठीक है, तो हम फ्लाइंग लिजार्ड के बारे में भी हम देखेंगे कि आखिर फ्लाइंग लिजार्ड जो है वो किस स्पीसीज को कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल है, यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया लार्जेस्ट लिजार्ड, ठीक है, जिसका जो साइज होता है ऑल ओवर सबसे ज्यादा माना जाता है, और उसके बाद हमने लिया जिनमें उड़ने की टेंडेंसी होती है, फ्लाइट करने की टेंडेंसी होती है, फ्लाइंग लिजार्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर लार्जेस्ट लिजार्ड की बात करें, ये क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहेंगे कोमोडो ड्रैगन। क्या होता है, ये जो प्रजाति है लिजार्ड की जिसे हम लार्जेस्ट लिजार्ड कह रहे हैं वो क्या होता है, मैंने कहा कोमोडो ड्रैगन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कोमोडो ड्रैगन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बेसिकली फ्लाइंग लिजार्ड की बात करें तो यहाँ पे हम ड्रैगन की स्पीसीज को बात कर रहे हैं कि ड्रैगन जो है वो क्या कर सकते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे 3 कॉमन स्पीसीज ऑफ लिजार्ड की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे वॉल लिजार्ड के बारे में। किसके बारे में, वॉल लिजार्ड। लिजार्ड को मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे गार्डन लिजार्ड के बारे में। गार्डन लिजार्ड भी होते हैं। अब देखिए गार्डन लिजार्ड के साथ साथ नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, वॉल लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, एक ट्री लिजार्ड के बारे में भी हम इसी ही सब क्लास डायप्सिडा में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे इन तीनों ही लिजार्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे स्पेशली हम वॉल लिजार्ड की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं हेमीडेक्टाइलस। क्या कहते हैं इसे कहेंगे हेमीडेक्टाइलस बोलेंगे। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। गार्डन लिजार्ड जो है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा केलोड्स। क्या कहते हैं इसे केलोड्स कहते हैं। तो चाहे आपके एग्जांपल में केलोड्स आए, चाहे एग्जांपल में गार्डन लिजार्ड आ जाए, ठीक है, इसके हैबिटेट के बेसिस पे ये सारे नेम प्रोवाइडेड है। मैंने कहा जो दीवारों पे पाए जाते हैं सामान्यतया उसे कहते हैं वॉल लिजार्ड, जो यहाँ पे गार्डन्स वगैरह में विजिबल होते हैं उसे हम केलोड्स कह सकते हैं, गार्डन लिजार्ड कह सकते हैं। एंड इफ एनी स्पीसीज ऑफ द लिजार्ड कैन बी फाउंड ऑन द ट्री, ये वृक्ष पे पाए जाते हैं तो उसे हम जो है ट्री लिजार्ड कह सकते हैं। बस स्पेशली यहाँ पे ट्री लिजार्ड जो होते हैं उसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जनरली कॉमनली इसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से इसे कैमिलियन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे कैमिलियन के बारे में आपने सुना होगा। तो कैमिलियन क्या होते हैं, ट्री लिजार्ड हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिजार्ड के बारे में स्टडी किया। लेकिन अब जो हमारा 6 एग्जाम्पल है, जनरली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, स्टार मार्क करने वाला हूँ। देखिए ये स्टार मार्क इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है एक सिंगल ऐसे लिजार्ड के स्पीसीज माने जाते हैं जो कि पॉइजनियस होते हैं। क्यों पॉइजनियस, इसीलिए होते हैं विषाक्त प्रकृति के होते हैं, विषकारी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वेनम मतलब अगर जहर की बात करें, मैंने आपको सांप वाले स्नेक के केस में भी बताया था न्यूरोटॉक्सिक प्रकार के जहर का क्या अफेक्ट रहता है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये सीधे क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र में प्रवेश करके हमारे सीधे नर्वस सिस्टम, नर्व्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे जो जिस पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करने वाले हैं, पॉइजनियस लिजार्ड की बात करने वाले हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं बीडेड लिजार्ड। क्या कहते हैं, इसे बीडेड लिजार्ड कहते हैं। बीडेड लिजार्ड के साथ साथ इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाएगा हेलोडर्मा। क्या कहेंगे इसे हेलोडर्मा कहते हैं। हेलोडर्मा के साथ साथ इसे वेरेनस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे वेरेनस भी कहते हैं। वेरेनस के साथ साथ इसे एक और स्पेशल नेम प्रोवाइड किया जाता है, गिला मॉन्स्टर। क्या कहते हैं इसे, गिला मॉन्स्टर। आपको एनसीईआरटी में ये गिला मॉन्स्टर जो है मिलेगा एग्जांपल, लेकिन यही वेरेनस है, यही हेलोडर्मा है, यही बीडेड लिजार्ड होता है। और स्पेशली हम इसे क्या कह रहे हैं, ये कौन सा लिजार्ड है, ये पॉइजनियस लिजार्ड है। क्या है, मैंने कहा ये पॉइजनियस लिजार्ड होते हैं। और अभी मैंने आपको ये बताया कि पॉइजनियस लिजार्ड है तो इसमें किस प्रकार का जहर पाया जाता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इसमें पाए जाने वाले पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 टाइप्स के
पॉइजन के बारे में ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक उससे पड़ने वाले शरीर पर प्रभावों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो गीला मॉन्स्टर है जिसे वेरेनस कहते हैं, हेलोडर्मा कहते हैं, बीडेड लिजार्ड कहते हैं, एक सिंगल, मात्र मैंने कहा एक सिंगल ऐसे लिजार्ड की प्रजाति है जो पॉइजनस होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, पॉइजन या फिर जहर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिजार्ड के बारे में डिस्कस किया। वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने यहाँ पे स्पेशली इस डायप्सिडा सब क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल की बात की है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लार्जेस्ट लिजार्ड के बारे में बताया, कोमोडो ड्रैगन, और ड्रैगन क्या है, फ्लाइंग लिजार्ड है। वॉल लिजार्ड, हेमीडेक्टाइलस गार्डन लिजार्ड, केलोड्स, ट्री लिजार्ड, कैमेलियन एंड द बीडेड लिजार्ड which is also known as poisonous, हेलोडर्मा, वेरेनस, गिला मॉन्स्टर, न्यूरोटॉक्सिक जहर होते हैं। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, हमने ऑल द क्लासेस विच आर एसोसिएटेड विच आर बिलोंग विद द रेप्टिलिया क्लास उसके बारे में स्टडी कर लिया। हमने स्टार्टिंग के 2 सब क्लासेस को ही स्टडी किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाले जो रेस्ट ऑफ 3 क्लासेस हैं, मैंने कहा उसके सदस्य क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, तो उसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, मैंने इसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स के साथ साथ ये जो हमारा रेप्टेलिया क्लास है उसे क्या कर लिया है, कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब ओनली हमारे पास 2 क्लासेस बचे हुए हैं जिसे हमें स्टडी करना है। उसके बाद कॉरिडा फाइलम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर टेट्रापोडा में आने वाले जो यहाँ पे 4 क्लास होते हैं जिसमें हमने एम्फीबिया क्लास और रेप्टिलिया क्लास को कंप्लीटली स्टडी किया। इसमें आने वाले सभी प्रकार के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास है जिसे हम क्या कहते हैं, पक्षी वर्ग कहते हैं, एवीज क्लास कहते हैं। इसके हम जनरल प्रॉपर्टीज को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो क्या है, क्लास एवीज, पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनमें जो है पाए जाते हैं और उड़ने में सहायता करते हैं, फ्लाइंग के पर्पज से जो है यूजफुल होते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के साथ साथ लाइफ प्रोसेसेस, उसके क्लासिफिकेशन, फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटेड बर्ड, इन सभी की बात 1 बाय 1 करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम इस एवीज क्लास के जो फर्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि इसमें जो भी पर्टिकुलर मेंबर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें आने वाले, इस एवीज क्लास में आने वाले मेंबर्स या फिर सदस्य की बात करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आने वाले जो सदस्य होते हैं उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो कैसा होता है। देखिए, इनमें जो भी मेंबर्स आते हैं, जो भी सदस्य आते हैं, जो उनका बॉडी होता है स्टूडेंट बेसिकली कैसा माना जाता है, मैंने कहा इनका बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होता है, मतलब धारा रेखित होता है। ठीक है, मैंने कहा ये इनमें जो है बॉडी, शरीर की बात करते हैं तो बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड होता है। इसके साथ साथ इसका जो शेप होता है इसके बॉडी का वो बोट शेप होता है। कैसा होता है, मैंने कहा ये बोट शेप होता है। ठीक है, बोट शेप को हिंदी में क्या कहें, इसे कहा जाएगा नौकाकार। इसके बॉडी का शेप क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बॉडी का शेप नौकाकार होता है। देखिए, ये दोनों ही कैरेक्टर कि यहाँ पे इनके बॉडी का स्ट्रीमलाइन होना, धारा रेखित होना, और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शेप कौन सा है, बोट शेप होता है। बेसिकली ये दोनों कैरेक्टर जो हैं उड़ने के लिए इनमें पाए जाने वाले अनुकूलन के लक्षण होते हैं। दीज आर द एडेप्टिव कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं, देखिए बॉडी में पाए जाने वाले ये लक्षण जो हैं यहाँ पे किसके लिए होते हैं, मैंने कहा फॉर एडेप्टेशन ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये जो है एडेप्टेशन होता है, एक तरह से ये क्या है, अनुकूलन होते हैं, एडेप्टेशन होता है इनमें। किसके लिए, मैंने कहा ये जो है फ्लाइंग के लिए, मैंने कहा उड़ने के लिए। ये किसमें हेल्प करते हैं, मैंने कहा ये हेल्प करते हैं किसमें, ये उड़ने में सहायक होते हैं कि इनके बॉडी का इस तरह से होना, बोट शेप होना, नौकाकार होना या स्ट्रीमलाइंड होना। अब हमने यहाँ पे इसके मेंबर्स के बारे में ये कैरेक्टर तो स्टडी किया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बॉडी के बारे में बताया। अब देखिए, स्पेशली अगर हम इसके बॉडी के पार्ट्स की बात करते हैं, अगर इसमें शरीर के भाग की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम किस किस बॉडी पार्ट्स की बात करें स्टूडेंट, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इसके शरीर के भाग के बारे में कितने पार्ट्स होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। इसके बॉडी में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं बताने वाला हूं। इसमें हेड वाला पार्ट जो है
है आपको इजियली स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हेड वाले पार्ट के साथ साथ यहां पर आपको नेक वाला पार्ट जो होता है, ग्रीवा वाला भाग भी आसानी से दिखाई देगा। नेक के जो बाद पार्ट आते हैं उसे हम कहते हैं ट्रंक वाला पार्ट। ट्रंक को क्या कहते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है कि ट्रंक को हम क्या कहते हैं, धर वाला भाग कहते हैं पक्षी का। तो यहां पे पक्षी के जो शरीर के भाग होते हैं उसमें सिर वाला भाग होता है, हेड पार्ट होता है, नेक ग्रीवा वाला भाग, और जो थर्ड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रंक या फिर धर वाला भाग कहते हैं। और लास्ट पार्ट जो होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, टेल वाला पार्ट कहते हैं या पुच्छिए भाग कहते हैं। ठीक है, इन सभी पार्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। सो हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसे हम हेड कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके सिर पर जो है पाए जाने वाले भाग के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे इसके हेड वाले पार्ट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पक्षियों में सिर वाले भाग पर क्या पाए जाते हैं, चोंच पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर जो है क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा बीक पाए जाते हैं। तो बीक को क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि पक्षियों के सिर पे पाए जाने वाले चोंच में दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर बीक तो होते हैं, लेकिन ये बीक कैसे होते हैं, मैंने कहा ये टिथलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये टिथलेस होते हैं। तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये दांत रहित जो चोंच होते हैं इसमें जो है इनके सिर वाले भाग पर पाए जाते हैं। मैंने कहा दांत रहित जो चोंच होते हैं वो इनके सिर वाले भाग पर प्रेजेंट होता है। सिर वाले भाग पर इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिल सकता है, मैंने कहा यहां पर जो स्टूडेंट वन पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़ी नासिका भी प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर पक्षी में पाए जाने वाले विधान की बात करें, स्मेल रिसेप्टर की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द स्मेल रिसेप्टर, देन मैं आपको ये कह दूं स्मेल रिसेप्टर जो होता है स्टूडेंट, इसमें बहुत ही अल्प विकसित होता है। पक्षियों में स्मेल करने की टेंडेंसी बहुत कम देखा जाता है। तो मैंने कहा इसमें जो स्मेल रिसेप्टर है वो इल डेवलप्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये इल डेवलप्ड होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। तो देखिए, मैंने इसके जो फर्स्ट पार्ट था हेड वाला पार्ट, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके हेड वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है। मैंने कहा टिथलेस, मैंने कहा दांत रहित चोंच पाए जाते हैं, एज वेल एज एक जोड़ी वन पेयर नसिका प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्मेल रिसेप्टर जो है इल डेवलप्ड अल्प विकसित प्रकार के होते हैं। अब यहां पे स्पेशली इसके लास्ट पार्ट की बात करने वाले हैं। अगर यहां पे टेल पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसके टेल वाले पार्ट पे हमें क्या दिखाई देगा, यह कहा जाता है कि पक्षियों का जो पुच्छिए भाग होता है, मतलब एवीज वर्ग के जो भी प्राणी हैं, एनिमल्स होते हैं, इसके पुच्छ पे क्या होता है, मैंने कहा बेसिकली अगर टेल वाले पार्ट पर प्रेजेंट स्किन वाले भाग की बात करें, इस पे जो त्वचा का जो पार्ट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे टेल वाले पार्ट पर जो है क्या पाया जाएगा, एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओयल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्टूडेंट ओयल ग्लैंड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं तेल ग्रंथि। क्या कहते हैं, तेल ग्रंथि। मैंने आपको क्या बताया कि पुच्छिए भाग जो है वहां पर भी स्किन का पार्ट होता है, उस स्किन के पार्ट जो कि पुच्छिए भाग पर प्रेजेंट होते हैं उसमें तेल ग्रंथि प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसी ऑयल ग्लैंड के लिए जो मोर टेक्निकल टर्म, बायोलॉजिकल टर्म होता है, इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे ही क्या कह सकते हैं, इसे ही हम कहते हैं ओरोपीगियम। क्या कहते हैं इसे ओरोपीगियम या फिर यूरोपीगियम कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा यहां पे ऑयल ग्लैंड तेल ग्रंथि को कह सकते हैं यूरोपीगियम कहते हैं, तो ये मैंने कह दिया। इसके साथ साथ इसी तेल ग्रंथि को और क्या कहते हैं, प्रिन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे प्रिन ग्लैंड भी कहते हैं। अब अगर इस प्रकार के तेल ग्रंथि पक्षियों के यहाँ पे पुच्छ वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं तो इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर इनका कार्य क्या होता है। बेसिकली इनका फंक्शन जो है एक विशेष प्रकार के तेलीय पदार्थ को स्रावित करना होता है। दिस पर्टिकुलर ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ सम टाइप ऑफ ऑयली सीक्रेट या फिर ऑयली सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा यहां पर क्या प्रेजेंट, ये बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, ये कुछ एक ऑयली तेलीय पदार्थ को रिलीज करते हैं। तो ऑयली सब्सटेंस जो होता है, मैंने कहा ये ऑयली सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, ऑयली सब्सटेंस को ये क्या कर दिए, मैंने कहा स्रावित कर दिए। और ये ऑयली सब्सटेंस जो है इनके स्किन को क्या बनाता है, ये ऑयली सब्सटेंस इनके स्किन को, इनके त्वचा को जल प्रतिरोधी या जल रोधी बनाते हैं, वाटर रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आएगा कि यहां पर जो ये पक्षी वर्ग होते हैं इनके टेल वाले पार्ट पे, स्किन पे आखिर वो
कौन सी ग्लैंड है जो इनके त्वचा को, इनके स्किन को क्या बनाते हैं, जल प्रतिरोधी बनाते हैं। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे ऑयल ग्लैंड, जिसे यूरोपीगियम भी कहते हैं, प्रिन ग्लैंड भी कह सकते हैं। ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जनरली हम ये कहते हैं कि ये जो ऑयली सिक्रेशन होते हैं, ऑयली सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं, ये क्या बनाते हैं, मैंने कहा ये इनके स्किन को क्या बनाएंगे, वाटर रेजिस्टेंस। हमने लिख दिया यहाँ पे, ये इनके स्किन को वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जल प्रतिरोधी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इतने सारे कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया। अब सीधे लीड करते हैं सम मोर जनरल प्रॉपर्टीज विच जनरली बिलोंग विद द एवीज क्लास। यहाँ पे अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, हम ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर में ये कहा जाता है कि यहाँ पे स्पेशली इनमें पाए जाने वाले जो है, आप जानते हैं ये टेट्रापोड्स होते हैं, चतुष्कपादा महावर्ग में आते हैं। तो मतलब देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फिट। ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें हम स्पेशली फिट की बात करें, फिट आप जानते हैं यहाँ पे इसे हम हिंदी में कहते हैं पाद। ठीक है, यहाँ पे फिट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और ये कैटेगरी क्या होते हैं, प्रथम प्रकार के जो पाद होते हैं उसे कहते हैं एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अग्र वाले भाग पे पाए जाने वाले फिट को अग्रपाद कहेंगे, या फिर इसे हम कह सकते हैं एंटीरियर फिट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पश्च वाला जो भाग होगा इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यहाँ पे पश्चपाद, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर फिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर फिट कह सकते हैं। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बिलोंग विद द फिट पार्ट, मैं आपको ये बता दूं, ये कहा जाएगा कि पक्षियों में पाए जाने वाले जो ये अग्रपाद होते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, ये विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि उनको उड़ने में क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फ्लाइंग के पर्पज से उसको क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने कहा अग्रपाद जो है किस में मॉडिफाई हो रहे हैं, मैंने बोला आपको कि इसमें पाए जाने वाले एंटीरियर फिट मॉडिफिकेशन शो करता है, रूपांतरण को प्रदर्शित करता है। और ये रूपांतरण प्रदर्शित करता है किसमें, मैंने कहा इन पे पाए जाने वाले विंग्स। विंग्स को ही हम बेसिकली ये कह सकते हैं फीदर टर्म भी ले सकते हैं, या फिर हिंदी में से क्या कह सकते हैं, पक्षी में पाए जाने वाले पंख, या फिर इसी को समटाइम पर भी कहा जाता है। ठीक है, तो विंग्स और फीदर में क्या हो जाते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। और आप जानते हैं यहां पर जो विंग्स है वो किस में हेल्प करेगा, ये विंग्स जो है यहां पे फ्लाइंग में हेल्प करेगा। मैंने कहा ये उड़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहां पे लिख दिया कि दिस पर्टिकुलर विंग्स जो होते हैं इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द हेल्प टू द फ्लाइंग। यहां पे हमने ये देखा। लेकिन व्हाट अबाउट द पोस्टीरियर फिट, पश्चपाद का क्या, उनका क्या कार्य होता है। पश्चपाद का बेसिकली हम यहां पे 2 बेसिक फंक्शन के बारे में देखते हैं कि पक्षियों में पाए जाने वाले पीछे जो यहां पे पाद होते हैं, फिट होते हैं, पोस्टीरियर फिट जो होता है उसका कार्य क्या होता है, वो रनिंग में हेल्प करते हैं। अगर वो दौड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साथ साथ सम टाइम अगर ये वाटर के सरफेस पे तैरें, मतलब बेसिकली मैंने कहा अगर ये वाटर के सरफेस पे, जल के सतह पे तैरते हैं तो स्विमिंग में भी क्या करते हैं, ये पश्चपाद ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के फिट के फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि देखिए अब पश्चपाद में मैंने कहा एक तो ये दौड़ने के लिए, रनिंग के पर्पज से क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। रनिंग के साथ साथ मैंने कहा वाटर सरफेस पे ये स्विमिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फिट के बारे में, उनके बेसिक टाइप्स, उनके फंक्शन के बारे में स्टडी किया। लेकिन देखिए यहां पर क्या कहा जाएगा कि विंग्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विंग्स के टाइप्स की बात करें, यहां पे कौन कौन से पंख पाए जाते हैं पक्षियों में, मैं आपको ये बता दूं। विंग्स के टाइप्स की बात करते हैं, यहां पे 4 बेसिक टाइप्स ऑफ विंग जो हैं यहां पे प्रेजेंट होते हैं। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए कौन कौन से विंग्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा 4 प्रकार के पर या फिर पखने यहां पर पाए जाते हैं, सॉरी पखने या फिर पंख, यहां पे विंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पे विंग्स होता है उसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहा जाएगा कॉन्टूर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कॉन्टूर विंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसे कहा कॉन्टूरिंग विंग। और ये जो कॉन्टूर विंग होता है ये भी क्या होते हैं, मैंने स्पेशली सबसे ज्यादा यूज में आने वाले क्या होते हैं, इसमें विंग होते हैं। कॉन्टूर विंग के साथ साथ यहाँ पे स्पेशली किसकी बात करें, मैंने कहा यहाँ पे जो सेकेंड विंग होता है, सेकेंड विंग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली फिलोप्ल्यूम्स। क्या कहते हैं इसे फिलोप्ल्यूम्स कहते हैं। क्या कहेंगे, फिलोप्ल्यूम्स कहेंगे। जो
थर्ड प्रकार का यहाँ पे जो विंग होता है इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं क्विल फीदर। क्या कहेंगे इसे क्विल फीदर कहेंगे। और ये सारे प्रकार के जो पंख होते हैं ये उड़ने में सहायक होते हैं, इसे फीदर भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया। वन मोर टाइम मैं आपको ये रिवाइज करवा दूं, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ लीड करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ऑल द मेंबर्स विच जनरली बिलोंग विद द एवीज क्लास, इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ इट, देन जनरली जो इनका बॉडी होता है स्ट्रीमलाइंड एंड एज वेल एज द बॉड शेप का होता है, विच इज अ एडेप्टिव कैरेक्टर विच इज प्रोवाइडिंग द हेल्प इन द फ्लाइंग पर्पस। यहाँ पे मैंने कहा आपको बॉडी पार्ट्स, देयर आर द बेसिकली 4 बॉडी पार्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट द स्पेशली फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज हेड, देयर इज a presence of teethless beak in it, and the presence it contains, head part contains 1 pair of nostrils. But if I talk about the smell receptor, it is also known as olfactory receptor. In case of aves it is less developed, it is ill developed. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि if I talk about the tail part, skin part, तो त्वचा के बारे में बात करें तो there is a presence of some special type of gland that is basically known as oil gland. It is also called uropygium as well as the preen gland. What is the particular function of it? If I talk about the function of this gland are responsible for the releasing of some type of sticky substances. मैंने कहा oily substances को release करते हैं, and ये oily substances क्या करते हैं, this provide the water resistance of the skin of the aves members. ठीक है, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने यहाँ पे लोकोमोटरी फिट के बारे में डिस्कस किया। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, आगे स्टडी करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईयर्स एंड द आईज। यहाँ पे मैं आपको इनमें पाए जाने वाले कर्ण की बात करते हैं और नेत्र की बात करते हैं कि यहाँ पे पक्षी में जो है कान कैसे होते हैं और नेत्र वाला जो पार्ट होता है वो किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ईयर के बारे में बात करने वाला हूँ। एवीज में जो ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ईयर होते हैं, मैंने कहा हमारा टॉपिक क्या है, ईयर, इसे क्या कहते हैं, कर्ण वाला भाग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईयर के लिए कहते हैं कि इसमें एक्सटर्नल ईयर जो होता है, बाह्य कर्ण जो है अनुपस्थित होते हैं। आपको पता है, आपने कभी किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पे हम एवीज के मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे बाह्य कर्ण जो है अनुपस्थित होते हैं। तो मैंने वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ईयर के लिए मेंशन किया कि यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर क्या होते हैं, यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। मैंने कहा बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट है, लेकिन ये कहा जाएगा कि इसमें पाए जाने वाले ईयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने कहा एक्सटर्नल ईयर अगर अब्सेंट है तो यहाँ पे एवीज के मेंबर में पाए जाने वाले कर्ण को टिम्पेनम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा टिम्पेनम। और टिम्पेनम जो होता है स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे ही कहा जाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो बेसिकली यहाँ पे हम टिम्पेनम बोल रहे हैं, टिम्पेनम, बेसिकली यहाँ पे टिम्पेनम बोल दिया। और देखिए यहाँ पे टिम्पेनिक जो झिल्ली होती है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शाते हैं, ये पक्षियों में पाए जाने वाले कर्ण या फिर ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ईयर के बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लिख दिया है, टिम्पेनिक झिल्ली कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आई। हम यहाँ पे अगर हम इसमें पाए जाने वाले आईज या फिर नेत्र की बात करें तो इसके नेत्र किस प्रकार के होते हैं, पहले हम यहाँ पे संख्या से स्टार्ट करते हैं, इसके नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 पेयर आई प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है ये स्पेशल पॉइंट बिल्कुल कॉमन सा है। 1 पेयर इसमें आईज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो आईज होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने कहा ये जो आईज होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये इसमें इस प्रकार के जो नेत्र होते हैं, पक्षियों के नेत्र जो होते हैं उसमें मूवेबल, चलनशील प्रकार के आईलिड और पलकें पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मूवेबल आईलिड्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। मूवेबल आईलिड्स को क्या कहेंगे, इनके नेत्र में पाए जाने वाले जो पलकें जैसी संरचना होती है, नेत्र पलक कहते हैं। यहाँ पर वो चलनशील या गमनशील, मूवेबल प्रकार की होती हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जाएगा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें निमेशक पटल पाए जाते हैं। इनके नेत्र पर क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा इनके नेत्र पर एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे निमेशक पटल। यहाँ पे इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं निक्टिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे निक्टिटिंग मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, निमेशिक पटल इसे कहते हैं। और मूवेबल लीड्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके आईज में प्रेजेंट
स्पेशली एक पार्ट के बारे में बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेटिना। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा रेटिना। रेटिना वाले पार्ट की बात करते हैं, इसके नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, आपको पता है, जो कि यही इसी पर्टिकुलर पार्ट में पक्षियों में क्या बनते हैं, कोई भी प्रतिबिंब या फिर इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे रेटिना वाले पार्ट के लिए क्या कहा जाएगा कि रेटिना वाले पार्ट के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे नियर रेटिना, यहाँ पे एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, रेटिना के पास में एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, मैंने कहा ये पेक्टिन जैसे पदार्थ से क्या होते हैं, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो इनके आईज में रेटिना वाले पार्ट पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन क्या है, मैंने कहा इसमें पाए जाने वाले आई बॉल की बात करें। आई बॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, आई बॉल को हिंदी में कहते हैं नेत्रगोलक। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्टूडेंट, नेत्रगोलक कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये कहा कि इसमें वन पेयर ऑफ आईज तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके रेटिना वाले पार्ट के पास में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पेक्टिन जैसे पदार्थ से बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो पेक्टिन से बने हुए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके आई बॉल को क्या प्रोवाइड करेंगे, आई बॉल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये पोषण प्रदान करते हैं। तो पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। किसको पोषण प्रदान करेंगे, मैंने कहा इट जनरली प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द आई बॉल। आई बॉल भी क्या होता है, मैंने कहा ये आई का ही एक पार्ट होता है। तो हमने इतने सारे पॉइंट जो है इसके आई और ईयर्स के बारे में स्टडी किया। अब हम डायरेक्टली लीड करते हैं कुछ एक लक्षण या फिर एडेप्टिव कैरेक्टर की तरफ, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, जो कि इसमें फ्लाइंग के पर्पस से हेल्प करते हैं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पक्षियों के शरीर में या फिर इसके अंतः कंकाल की बात करें, इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, तो आपको पता है कि पक्षियों का जो अंतः कंकाल है वो अस्थियों से निर्मित होता है। मतलब यहां पे एंडोस्केलेटन ऑफ द एविस मेंबर विच इज जनरली मेड अप विद द बोन्स। यहाँ पे ये बोन्स से जो है इनका अंतः कंकाल बना होता है। और इसमें किस प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं, हमारा बेसिक टॉपिक ये है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको कहा इसमें पाए जाने वाले बोन्स की यहाँ पे बात करते हैं। अब ये हमारा नोट पॉइंट है, ये क्या है हमारा, अब ये नोट पॉइंट है क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है, डबल स्टार मैंने मार्क कर दिया, एज वेल एज आप इसको MTR पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये जो हमारा नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्पेशली इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन को क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतः कंकाल। क्या कहते हैं, इसे अंतः कंकाल कहा जाएगा। और पक्षियों का जो अंतः कंकाल है वो किससे निर्मित होता है, बना हुआ होता है, मैंने कहा ये बोन्स से जो है बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले बोन्स और अस्थि किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली इनमें पाए जाने वाले बोन्स की बात करते हैं, तो ये जो बोन्स होते हैं हॉलो प्रकार के होते हैं, मतलब खोखले अस्थियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो मैंने कहा हॉलो का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है खोखले, जिसका लाइट वेट होता है, जिसका वजन बहुत कम होता है। और इस प्रकार के हॉलो बोन्स को जो है बायोलॉजिकल टर्म प्रोवाइड किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इस प्रकार के खोखले अस्थियों को कहा जाएगा न्यूमेटिक बोन। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा न्यूमेटिक बोन। तो आपने ये देखा कि पक्षियों के अंतः कंकाल में बोन प्रेजेंट है, और जो बोन पाया जाता है वो हॉलो, बहुत लाइट वेट का होता है, बहुत हल्के वजन के होते हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूमेटिक बोन कहते हैं। और ये जो न्यूमेटिक बोन का पक्षियों में पाया जाना, ये क्या होता है, ये एक अनुकूलन के लिए पाए जाने वाले एक एडेप्टिव कैरेक्टर होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये एक इनमें एडेप्टेशन के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। मैंने कहा ये एडेप्टेशन के लिए पाए जाने वाले कैरेक्टर हैं। और आपको पता है ये किसमें हेल्प करेंगे, मैंने कहा ये जनरली सहायता करते हैं किसमें, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि अगर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वो पर्टिकुलर पक्षी के बारे में मैंने आपको बताया जो उड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्लाइटलेस बर्ड, यहाँ पे हम अगर ऐसे पक्षियों की बात करें
जो उड़ नहीं सकते हैं, उनके पास जो है फ्लाइंग की टेंडेंसी नहीं होती है, तो फ्लाइटलेस बर्ड में पाए जाने वाले बोन्स की बात करते हैं यहाँ पे कि उनमें जो अस्थि है वो किससे बने हुए होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट होता है स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में। यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड से मीनिंग जो है बेसिकली ये है कि ऐसे पक्षियों की बात करते हैं जिनमें उड़ने की टेंडेंसी नहीं है, तो उसमें पाए जाने वाले जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने कहा इनके स्पेशली हम किस पर्टिकुलर पार्ट के बोन की बात कर रहे हैं, यहां पे इनके लेग्स या फिर फिट, इनके पाद वाले जो पर्टिकुलर बोन्स होते हैं, ये बोन्स कैसे होते हैं, अब ये सॉलिड होते हैं। जो उड़ने में सक्षम पक्षी हैं उनके बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो, खोखले होते हैं, बहुत लाइट वेट के होते हैं, बहुत हल्के वजन के होते हैं, उसे मैंने कहा न्यूमेटिक बोन, इसीलिए ये उड़ने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड में जो बोन्स हैं, उनके पैर वाले जो अस्थि होते हैं, फिट वाले जो यहाँ पे बोन्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब ये खोखला नहीं है, ये क्या है, लाइट वेट के भी नहीं होते, ये ठोस प्रकार के होते हैं, इसीलिए ये क्या नहीं कर पाते, मैंने कहा ये जो है बेसिकली फ्लाई नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते। और हम यहाँ पे ये भी पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसका बॉन कैसा नहीं होता, मैंने कहा अब इसका बॉन जो है वो न्यूमेटिक बॉन नहीं होता। ठीक है, हमने इतने सारे कैरेक्टर तो इसके अंतः कंकाल में पाए जाने वाले बॉन्स के बारे में बताया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप का बॉन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फर्क्यूला। क्या कहते हैं उसे, फर्क्यूला कहते हैं। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन मैं एमटीआर को ही क्या करने वाला हूं, अगेन डिस्कस करने वाला हूं। ये देखिए मैं अब आपको बताने वाला हूं कि फर्क्यूला, इसे विश्व बॉन भी कहते हैं, उसका शेप कैसे होता है, और ये भी इसमें उड़ने के लिए पाए जाने वाले अनुकूलन के लक्षण होते हैं, एडेप्टिव कैरेक्टर होते हैं। देखिए अगर हम इसमें पाए जाने वाले स्पेशल टाइप के बॉन्स की बात करें, इस बॉन को क्या कहा जाएगा, इस बॉन को अब कहते हैं फर्क्यूला। क्या कहा जाता है, फर्क्यूला बॉन कहा जाता है। इसी फर्क्यूला बॉन को कॉमनली और क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं विश बॉन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है विश बॉन। और इसी पर्टिकुलर बॉन के लिए वन मोर टेक्निकल टर्म हम यूज कर सकते हैं, इसे कहते हैं मेरी थॉट बॉन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मेरी थॉट बॉन, जो कि पक्षियों में प्रेजेंट होते हैं, उड़ने में सहायक एक प्रकार की अस्थि है। देखिए मेरी थॉट बॉन बोला, इसके साथ साथ विश बॉन बोला और फर्क्यूला बोला है। अगर हम इसके शेप की बात करें कि इस प्रकार के बॉन का जो है शेप कैसा होता है, तो कहते हैं इसका शेप वी शेप होता है। कैसा होता है ये वी शेप प्रकार के जो है अस्थि होते हैं। अब एक सिंगल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वी शेप जो है कैसे होते हैं। देखिए यहां पर पर्टिकुलर अगर ये मेरी थॉट बॉन के डायग्राम को डिस्कस करें तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। लिटरली ये इस तरह से पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो मैंने कहा ये सपोज इस तरह से इसके बॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसके बॉन्स के कंपोनेंट, इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट है, मैंने कहा ये जो स्पेशल ये पार्ट आपको दिख रहा है और ये वाला जो पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाएगा क्लेविकल। क्या कहते हैं इस वाले पार्ट को कहते हैं क्लेविकल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्लेविकल है, ये वाला पार्ट भी क्लेविकल है। ये दोनों क्लेविकल यहां पे आके क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं इंटरक्लेविकल। क्या कहते हैं इसे इंटरक्लेविकल कहते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, वन मोर टाइम में रिवाइज कर दूं, इसका शेप वी शेप है। ठीक है, यहां पे ये वाला सरफेस क्या होता है, मैंने कहा ये वी शेप होता है। ठीक है, मैंने कहा ये जो है पूरा कंप्लीट वी शेप ही दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए ये इंटरक्लेविकल हो गया, ये दोनों पार्ट क्लेविकल थे, दोनों मिलकर के कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पर और क्या बनाते हैं, इंटरक्लेविकल। लेकिन यहाँ पर जो आपको एक आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैरिना। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा कैरिना। और ये कैरिना वाला पार्ट जो क्लेविकल से अटैच होता है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इस कैरिना वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, इसी में फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उड़ने के लिए जो पेशियां पाई जाती हैं, तो मैंने कहा ये जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो इसी पर्टिकुलर कैरिना भाग से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, संबंधित होती हैं, अटैच होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या होती हैं, ये एसोसिएटेड होती हैं इसी पर्टिकुलर कैरिना वाले पार्ट से। क्या, मैंने कहा उड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं, जो उड्डयन पेशी होते हैं, फ्लाइट मसल्स होते हैं, वो जुड़े होते हैं। देखिए मैंने ये जो डायग्राम आपको प्रोवाइड किया है, ये जो फिगर है वो इसमें पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के बॉन के बारे में मैंने बताया।
इस बॉन को मैंने क्या बोला, देखिए मैंने इस बॉन को क्या बोला है, इस बॉन को मैंने कहा है फर्क्यूला। क्या बोला है? फर्क्यूला। इसे हम कहते हैं विश बॉन, इसे हम कहते हैं मेरी थॉट बॉन। शेप कैसा होता है? वी शेप। और मैंने यहां पे इसके क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। तो इस प्रकार के भी अस्थि पाए जाते हैं जो कि एक विशेष प्रकार का इसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम लीड करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसमें पाए जाने वाले वर्टिबल कॉलम के बारे में। पक्षियों में पाए जाने वाले कशेरुक दंड की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टर्म मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम। और ये वर्टिबल कॉलम के जो पार्ट्स होते हैं इसे क्या कहते हैं? बेसिकली इसे कहते हैं सिनसैक्रम। सिनसैक्रम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये भी एग्जाम में जो है जनरली पूछने के चांसेस हैं। आपको डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स में सिनसैक्रम वाले पार्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए मैंने कहा सिनसैक्रम को ही मोर टेक्निकल टर्म में क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं फाइगोस्टाइल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फाइगोस्टाइल। ठीक है, अब देखिए ये फाइगोस्टाइल या फिर सिनसैक्रम क्या है मैं आपको ये बता दूं कि सिनसैक्रम या फाइगोस्टाइल जो होता है वो जनरली ऐसे वर्टिबल कॉलम के लिए यूज किया जाता है जिसके जो घटक होते हैं, जिसकी इकाई जो है, इसके जो यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपस में कंबाइन होकर के एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? सिनसैक्रम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अब क्या होता है, आप जानते हैं यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे स्पेशली हम बर्ड्स के, ठीक है, मैंने कहा बर्ड्स में पाए जाने वाले कशेरुक दंड की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं आप सभी को पता है, मैंने बेसिक में तो बहुत बार समझाया था। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वर्टिब्रेट, जो है हमने ये डिस्कस किया था वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने कहा ये जो वर्टिबल कॉलम होता है स्टूडेंट, बेसिकली हम इसकी बात करने वाले हैं। और इसके यूनिट को क्या कहते हैं? इसके यूनिट को, वर्टिबल कॉलम के यूनिट को कहते हैं वर्टिब्री। क्या कहते हैं इसे? वर्टिब्री कहते हैं या वर्टिब्रा कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा इसके जो यूनिट को क्या कहते हैं? वर्टिब्री कहते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हिंदी में देखें तो यहाँ पे बर्ड्स के कशेरुक दंड की बात कर रहा हूं। किसकी बात करने वाला हूं मैं? यहां पे बर्ड्स में पाए जाने वाले कशेरुक दंड की बात कर रहे हैं। कशेरुक दंड के इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्टिब्री को हिंदी में कहा जाएगा कशेरुक। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है कशेरुक। ठीक है, अब देखिए हमारा पॉइंट क्या है, यहां पे बर्ड्स में जो वर्टिबल कॉलम का जो फर्स्ट यूनिट होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? यहां पे थोरेसिक वर्टिब्री की बात करें। किसकी बात करें? यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोरेसिक वर्टिब्री की बात करते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री जो भी मैंने कहा ऑल थोरेसिक वर्टिब्री, जो भी यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्री का जो पार्ट होता है उसके बारे में बात करें। साथ साथ यहाँ पे ऑल लंबर वर्टिब्री भी होता है। क्या होता है? लंबर वर्टिब्री की बात करते हैं, ऑल लंबर वर्टिब्री की बात करें। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑल कॉडल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं। किस वर्टिब्री की? मैंने कहा ऑल कॉडर वर्टिब्री। कॉडल जो है, अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं ये क्या है। ये जो भी आपको थोरेसिक पार्ट आपको दिख रहा है, लंबर पार्ट आपको दिख रहा है, कॉडल पार्ट दिख रहा है, कॉडल को और क्या कहते हैं? इसी को टेल वाला पार्ट कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर ये होते क्या हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल में आप तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो में लोकोमोशन मूवमेंट का चैप्टर है, उसमें मैं आपको वर्टिबल कॉलम, कशेरुक दंड की संख्या या फिर ये इसके जो भी घटक होते हैं उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा। बट यहाँ पे हम एवीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया ही डिस्कस करना होता है। बस आप इतना ध्यान रखें कि बर्ड्स में पाए जाने वाले वर्टिबल कॉलम जिसे कशेरुक दंड कहते हैं, उसके इकाई कौन कौन से होते हैं? थोरेसिक होते हैं। क्या होते हैं? थोरेसिक होते हैं। थोरेसिक कशेरुक भी कहते हैं। अब ये थोरेसिक जो है वक्ष वाले भाग में पाए जाएंगे। ठीक है, थोरेक्स वाले भाग में पाए जाएंगे, तो इसे वक्षीय कशेरुक कह सकते हैं। लंबर जो है, लंबर वाला जो ये वर्टिब्री होता है, ये बेसिकली कहाँ होता है? मैंने कहा इसे कहते हैं कटी कशेरुक। कटी को कह सकते हैं कमर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मैंने कहा कटी और कमर लंबर वर्टिब्री होता है। लेकिन इसके टेल वाले पार्ट की बात करते हैं, इसके पुच्छ वाले भाग में पाए जाने वाले, यहाँ पे इसकी बात करें अगर कशेरुक की बात करें तो क्या कहते हैं? कॉडल कहते हैं। बट यहाँ पे ये सब
सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम तो पढ़ रहे थे सिनसेक्रम और फाइगोस्टाइल के बारे में। तो ये कहा जाएगा कि पक्षी के वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाले ऑल थोरेसिक वर्टिब्री, ऑल लंबर वर्टिब्री और ऑल कॉर्डल वर्टिब्री आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? आपस में मिल करके ये क्या हो जाते हैं? ये कंबाइन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। आपस में जुड़ करके जिस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिनसेक्रम कहते हैं, या क्या कहते हैं? फाइगोस्टाइल कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। वन मोर टाइम मैं आपको बता दूं, हमने यहां पे एमटीआर में अगेन 2 पॉइंट को डिस्कस किया है। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्क्यूला व्हिच इज आल्सो नोन एज विस्बॉर्न एंड एज वेल एज द मेरीथॉट, एंड इफ I talk about the special shape of it, then it is V shape. You can see here the two particular component of the V shape bone. It is known as clavicle. These two clavicle after combine and togetherly it will form interclavicle. If I talk about the special edge-like structure which is present outer side of the clavicle, it is known as carina, and this particular carina के बारे में क्या कहा जाता है कि all type of flight muscles are associated with this carina और basically ये क्या करते हैं? is going to provide the help for the flying purpose, right? तो यहाँ पे carina या carina भी इसे कहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है flight muscle यहाँ पे present है, तो ये किस में हेल्प करेंगे? मैंने कहा ये flying में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ये फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टर्म which is related with the aves class, it is Synsacrum and the Phygostyle. If I talk about all the types of the thoracic vertebrae and the lumbar and as well as the caudal vertebrae, these 3 types of the vertebrae are combined together and it will togetherly form Synsacrum, which is also known as Phygostyle. It is a particular term which is belong with the vertebral column of the birds. तो हमने यहाँ पे दोनों ही टर्म्स के बारे में क्या किया? डिस्कस किया। अब यहाँ पे इसके आगे जो भी यहाँ पे लाइव प्रोसेस पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एक एडेप्टिव कैरेक्टर, कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया डिस्कस किया है। हम इसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर क्या बताऊंगा? वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एवीज, ठीक है। और वहां पे उस सिंगल लेक्चर में एवीज जो है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल पर्टिकुलर क्लास बचेगा, स्तनधारी वर्ग, ठीक है। उसके बाद कोरिडा फाइलम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? एवीज, पक्षी वर्ग के अलग अलग प्रकार के जो भी यहाँ पे जैविक प्रक्रम होते हैं, डाइजेशन से लेकर के रिप्रोडक्शन तक हम पढ़ेंगे, एज वेल एज वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।